अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स, आज का हमारा कंपनी फाइनल अकाउंट का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट जो होती है वो कैसे बनाई जाती है। स्टूडेंट, इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट सीखा था और उससे पिछले लेक्चर में हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट सीखा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो आप वहाँ जाकर उसके फॉर्मेट्स परफॉर्मेंस सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस शीट्स के मुतालिक। तो बैलेंस शीट जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत 2 किस्म की फॉर्म में बनाई जा सकती है। एक स्टेटमेंट फॉर्म होती है जिसमें ऊपर सारे एसेट्स होते हैं और नीचे से ही लायबिलिटी स्टार्ट होती हैं, तो वो हमारी स्टेटमेंट फॉर्म कहलाती है। इसके अलावा हमारी टी शेप में बैलेंस शीट बनती है जो मैंने आपके सामने बनाई हुई है। तो हमारी जो बीकॉम की बुक्स में कॉमर्स के जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो रिकमेंडेड बैलेंस शीट है वो हमारी टी शेप में बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि बैलेंस शीट किस तरह से बनती है। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे नेम ऑफ कंपनी, जो कंपनी का नाम होगा वो लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे बैलेंस शीट और एज ऑन जो लास्ट डेट होगी फाइनेंशियल ईयर की कंपनी की वो हम आखिरी तारीख यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने दरमियान में डबल लाइन लगानी है। ये सारी एक साइड अलग हो जाएगी और वो सारी एक साइड अलग हो जाएगी। उसके बाद एक अमाउंट का कॉलम इस तरफ बना लेना है, एक अमाउंट का कॉलम इस तरफ बना लेना है और ऊपर आपने रुपीस लिख देना है। अगर डॉलर में करें तो डॉलर का साइन लिख देना है और इधर रुपीस ऊपर लिख देना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे। ये हमारी साइड हो जाएगी लायबिलिटी और ये हो जाएगी साइड हमारी एसेट साइड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत जो टी शेप में जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसकी लेफ्ट साइड पे लायबिलिटीज होती हैं और राइट साइड पे हमारे एसेट्स होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है ऑथराइज्ड कैपिटल की। ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसको कहते हैं। वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, उसमें नीचे लिखना है आपने नंबर ऑफ शेयर्स, जितने ऑथराइज्ड शेयर्स हैं हमारे एड रुपीज जितने का ईच है, मल्टीप्लाई करके दोनों की वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है और स्टूडेंट इसके नीचे लाइन लगा देनी है। लाइन का मतलब ये होता है कि ये ऑथराइज्ड कैपिटल ऊपर ब्लॉक हो गया है। जब हम इसका टोटलिंग करते हैं तो ऑथराइज्ड कैपिटल कभी भी टोटलिंग में नहीं आता, ये जस्ट शो होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने हेडिंग देनी है शेयर कैपिटल की या इशूड कैपिटल या पेड अप कैपिटल जिसको कहते हैं, उसकी हेडिंग देनी है। उसके शेयर्स क्वेश्चन में गिवन होंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं एट रुपीस कितने का ईच है, मल्टीप्लाई करके वैल्यू शेयर कैपिटल की यहाँ पर आ जाएगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने हेडिंग देनी होगी रिजर्व्स की। रिजर्व्स क्या होते हैं? जो कंपनी साल में मेंटेन करती है अपने आने वाले फ्यूचर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट्स, ये क्या चीज़ है? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हमने पिछले लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट सीखा था, उसमें जो बैलेंस बचा था डेबिट साइड पे नीचे जिसको हमने लिखा था बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, वो जनाब बैलेंस वहां से ट्रांसफर होकर यहां पर आएगा। किस नेम से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। स्टूडेंट्स, आपने नाम से लिखना होगा इसको इधर। ये मैंने ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए बता दिया है कि ये क्या है। उसके अलावा जितने रिजर्व्स होंगे, जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व्स, जो भी रिजर्व गिवन है। स्टूडेंट्स, अगर एडजस्टमेंट में कोई रिजर्व गिवन है तो उसके 2 इफेक्ट होते हैं। आपको पता है हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स होते हैं। अगर रिजर्व एडजस्टमेंट में गिवन है तो उसका एक इफेक्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा, क्योंकि मैंने वहां पे आपको बताया था कि वहां सारे रिजर्व आप एडजस्टमेंट से उठा के लिखते हैं। और दूसरा जो उसका इफेक्ट होगा वो आपका यहां पर आ जाएगा रिजर्व की हेडिंग में। और अगर कोई रिजर्व आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसका एक ही इफेक्ट होगा और वो उसने यहां पर ही आना है इधर बैलेंस शीट में रिजर्व की हेडिंग में। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने डिबेंचर एंड पीटीसी की या एफटीसी भी कहते हैं। पीटीसी स्टैंड फॉर प्रेफरेंस टर्म सर्टिफिकेट, एफटीसी स्टैंड फॉर फाइनेंस टर्म सर्टिफिकेट्स। इसके बाद ये हेडिंग देनी है डिबेंचर्स की। इसके अंदर आपने लिख देना है परसेंटेज डिबेंचर्स जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, जो डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, वो यहां पर लिख देने होंगे। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जो मोर्टगेज वगैरह होते हैं जो कंपनी ने लिए हुए होते हैं या किसी और किस्म की जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है उसकी हेडिंग देनी है, तो वो यहाँ पे आपने लिख देना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, करंट लायबिलिटीज़ की हेडिंग देनी है। करंट लायबिलिटीज़ में हमारे वो करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो कंपनी ने विद इन 1 ईयर पे ऑफ करनी होती हैं, लोगों को अदायगियाँ करनी होती हैं, जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, अकाउंट पेबल्स भी कहते हैं, बिल्स पेबल भी कहते हैं। इन सारी टर्म से आप वाकिफ़ होंगे। सन्ड्री क्रेडिटर वो यहाँ पे आपने लिख देने हैं। इसके अलावा बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक लोन भी हमारी करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्रूड एक्सपेंसेस,
आउटस्टैंडिंग मीन ड्यू, पेंडिंग, कोई ऐसी चीज़ जो अभी हुई नहीं है, होनी बाकी है। अगर एक्सपेंस है तो उसका मतलब अभी तक नहीं हुआ। पे इन फ्यूचर, इन पेएबल इन फ्यूचर है तो आपने वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं कि अगर कोई एक्सपेंस एक्रूड है या आउटस्टैंडिंग है तो वो भी इधर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। अनक्लेम्ड डिविडेंड, स्टूडेंट अनक्लेम्ड डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है लेकिन अभी तक शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, पहले से बनाकर कंपनी ने रख लिया, तो उसको कहते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो वो डिविडेंड हमारा यहाँ पर करंट लायबिलिटी होगी। उसके बाद प्री रिसीव्ड या अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम्स जो कंपनी ने पहले एडवांस में रिसीव कर ली है लेकिन अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की उसके अगेंस्ट, तो वो हमारी लायबिलिटी होती है जिसको हम अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं या प्री रिसीव्ड पेमेंट्स जो हम ले लेते हैं, तो वो भी हमारी करंट लायबिलिटीज होंगी जनाब। इसके बाद प्रोपोज डिविडेंड, स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था प्रोपोज डिविडेंड्स आपको एडजस्टमेंट में गिवन होता है, उसके दो इफेक्ट होते हैं। एक प्रोपोज डिविडेंड का इफेक्ट जो है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में जब अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो उसमें मैंने डेबिट साइड पे लिखा था, आपको बताया था कि प्रोपोज डिविडेंड एडजस्टमेंट, एक इफेक्ट वहाँ जाएगा। तो स्टूडेंट्स दूसरा इफेक्ट इसका यहाँ पर आएगा करंट लायबिलिटी में। इसी तरह से प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स अगर एडजस्टमेंट में होगी उसके दो इफेक्ट्स होंगे, एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा, दूसरा इफेक्ट उसका यहां पर होगा करंट लायबिलिटीज में। और अगर प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो स्टूडेंट्स उसका एक ही इफेक्ट होगा और वो यहां पर होगा करंट लायबिलिटीज में। उसके अलावा कोई अदर लायबिलिटीज हमारी करंट लायबिलिटीज हैं तो वो भी यहां पर आ जाएंगी। मैंने कोशिश की है कि पॉसिबल्स नाम आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं कि ये ज़्यादातर होते हैं, तो हम इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपने इसको नोट डाउन करना है। इसके बाद जनाब फिक्स एसेट्स हैं। फिक्स एसेट्स, एसेट साइड पे सबसे पहले हेडिंग फिक्स एसेट्स की होगी जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी आप लोगों को पता है वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद जनाब दूसरी हेडिंग है डेफर्ड कॉस्ट की। स्टूडेंट्स डेफर्ड कॉस्ट क्या होती है, इसके ऊपर हम बाकायदा एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा, तो हम डिटेल से वहां पर देखेंगे। अभी मैं जस्ट बताता हूं डेफर्ड कॉस्ट वो तमाम रेवेन्यू एक्सपेंसेस अमूमन विद इन 1 ईयर बेनिफिशियल होते हैं, मतलब उनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर होता है, लेकिन कुछ ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं जिनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उनको हम बोलते हैं डेफर्ड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आप बिजनेस में पढ़ते हैं कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन के, कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोमोटर्स को जो कंपनी फीस देती है, वो सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं, वो आपके एसेट होते हैं। इसी तरह डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या शेयर्स, अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं डिस्काउंट पर या शेयर्स इशू किए हैं डिस्काउंट पर, तो उसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया गया था वो भी आपका एसेट था, क्योंकि डिबेंचर्स के चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि ये एसेट्स होते हैं। तो जनाब वो हमारे यहाँ पर अगर है तो वो भी इधर आ जाएगा डेफर्ड कॉस्ट की हेडिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ मीन कंपनी ऐसे एक्सपेंसेस करती है जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं लेकिन इनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी अपने लोगों को, अपने मैनेजर्स को मैनेजमेंट रिफ्रेशर्स कोर्सेज करवाती है, या कंपनी टेक्निकल जो हमारे लोग होते हैं उनको कोई टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए कोई उसके ऊपर एक्सपेंसेस करती है, तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कंपनी के एसेट्स के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी एक दफ़ा एक्सपेंस कर रही है लेकिन उनका बेनिफिट कंपनी को ही होना है और हमेशा के लिए होना है जब तक वो बंदे कंपनी के साथ काम करते रहेंगे, तो वो हमारा एसेट्स होते हैं, उनके ऊपर एक्सपेंसेस। तो टेक्निकल नो हाउ भी हमारी डेफर्ड कॉस्ट में आ जाएगी जनाब। इसके बाद आपने हेडिंग देनी होगी लॉन्ग टर्म एसेट्स की। स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स में हमारी इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ परचेज कर लेती है और उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, इसलिए उसको लॉन्ग टर्म एसेट्स की हेडिंग में लिखेंगे। इसके बाद आप हेडिंग देंगे करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स में आपके तमाम वो एसेट्स होंगे जिनकी लाइफ या जो हमारे लिए विद इन 1 ईयर बेनिफिशियल्स होते हैं, जैसे कैश हो गया, बैंक, ये आपके करंट एसेट्स हैं। सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स या अकाउंट रिसीवेबल, ये भी आपके करंट एसेट में आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, अगर कोई इन्वेस्टमेंट है कंपनी की, उसके साथ लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म या नहीं लिखा हुआ, अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो वो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो भी आपकी करंट एसेट कहलाएगी। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्रूड इनकम, कोई ऐसी इनकम जो अभी तक आउटस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स, मीन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई, रिसीवेबल है, एक्रूड है, तो वो हमारी करंट एसेट्स में आ जाएगी। इसके अलावा प्री पेड एक्सपेंसेस, जिनको हम कहते हैं पेड इन एडवांस या एडवांस पेड एक्सपेंसेस, जिनकी अदायगी आप पहले कर देते हैं सॉरी जिनकी आप पेमेंट पहले कर देते हैं और उसका बेनिफिट बाद में रिसीव करना होता है, वो आपके प्री पेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। प्री पेड एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स करंट एसेट्स होते हैं। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, एक वहाँ इफेक्ट होता है, दूसरा इफेक्ट आपका इसका
यहाँ पे करंट एसेट्स में आ जाएगा। उसके अलावा कोई और अदर करंट एसेट्स है तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका टोटल करते हैं तो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी साइड दोनों इक्वल आती हैं। स्टूडेंट्स ये आपके सामने फॉर्मेट लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट को आपने एज इट इज नोट डाउन कर लेना है और इस फॉर्मेट को मेमोराइज कर लेना है। स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो मैंने हेडिंग्स लिखी हुई हैं इनकी तरतीब आपने यही रखनी है, तरतीब आपने नहीं छेड़नी, क्योंकि ये तरतीब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत बताई गई है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, हमारी वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।